गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री। हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय द किसान सभा। किसान सभा के ज़रिए किस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड कराएगी। किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी प्रोविंस इन 1930। जो किसान सभा थी, हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर प्रोविंस में किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। मोस्ट ऑफ देम ओन एलिजेंस टू द ऑल इंडिया कांग्रेस। बहुत सारी इसमें किसान सभा ऐसी थी जो ऑल इंडिया कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। सम ऑफ देम डेवलप्ड लिंक बिटवीन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ ऐसी थी किसान सभा जिनका ताल्लुक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ से था। दिस किसान सभा इन जनरल सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पीजेंट। और ये सारी किसान सभा जो थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी, उन सबको जनरली देखें हम तो किसको सपोर्ट कर रही थी, पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। हेल्ड मास मीटिंग इन पीजेंट मार्च टू फाइट अगेंस्ट ग्रॉस इनजस्टिस ऑफ जमींदार। ये तमाम किसान सभा जो थी वो पीजेंट्स को, फार्मर्स को सपोर्ट कर रही थी। क्यों सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि जो ज़मींदार थे उन्होंने किसानों के साथ में इंजस्टिस किया था। और ये तमाम किसान सभाएं इसी इंजस्टिस को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। किसान सभाएं जो मार्च कर रही थी। अब देखिए बेटे, जितनी भी किसान सभा उस वक्त ऑर्गेनाइज की गई थी, सभी किसान सभा का मकसद क्या था? सारी किसान सभा किसानों के फेवर में थी। और गवर्नमेंट ने प्लांटर्स और ज़मींदार जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे किसानों का, जो उनके साथ, किसानों के साथ, पीजेंट्स क्लास के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, सब उसके अगेंस्ट में थी। मनी लेंडर्स एंड द गवर्नमेंट। मनी लेंडर्स, गवर्नमेंट, ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? सब मिलकर किसानों का शोषण कर रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और अगर उस वक्त किसान आवाज़ नहीं उठाते, वो अपने किसान ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो क्या होता? नतीजा ये निकलता किसानों की ज़मीनों पर पूरी तरह से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कब्ज़ा कर लेती और किसानों का बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। ग्रेजुअली द पीजेंट मूवमेंट वर एब्जॉर्ब्ड इन द नेशनल मूवमेंट एंड मोस्ट ऑफ दीज सभाज चूज टू सपोर्ट द कांग्रेस फॉर गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेसेस। धीरे धीरे ये भी जो पीजेंट, जो किसान सभा, किसान मूवमेंट थी, इन्होंने एक नेशनल मूवमेंट, एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली। और इन तमाम किसान सभाओं को जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सपोर्ट मिली। इन द लेटर फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट द पीजेंट मूवमेंट मर्ज विद द नेशनल मूवमेंट। और बाद में अगर हम देखें तो एक वक्त ऐसा आया, यानी कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें, इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री देखें, तो एक वक्त, एक फेज ऐसा भी आया था, एक टाइम ऐसा भी था जब फ्रीडम मूवमेंट और किसान मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट दोनों मर्ज हो गई थी और दोनों मर्ज होकर एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। मोस्टली बिकम नॉन वायलेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और ये सभी मूवमेंट जो महात्मा गांधी की लीडरशिप में चली थी वो नॉन वायलेंट तरीके से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंस के तरीके को चुना है। गांधी जी ने, वो तमाम लोग जो गांधी जी के फॉलोवर थे, जो गांधी जी को मानते थे, वो आज भी, चाहे हम पास्ट को देख लें या हम प्रेजेंट देख लें, चाहे वो फ्यूचर हो, अगर कोई गांधी जी का फॉलोवर है तो वो हमेशा नॉन वायलेंस, वो अहिंसा के रास्ते पर चलेगा, ना कि हिंसा। वो हमेशा किस रास्ते को चुनेगा? अपने मकसद को पूरा करने के लिए अहिंसा के रास्ते को। और इसीलिए जो भी नेशनल मूवमेंट्स, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी की लीडरशिप में चले या चलाए गए इन ऑर्डर टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, वो सारे ही आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा के तरीके से चलाए गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल एग्रीरियन पॉलिसी, द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन पॉलिसीज एंड द लैंड लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कुड बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मैनी न्यू फैक्टर्स इन इंडियन सोसाइटी। आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो भी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़, जो भी रूल्स बनाए थे, उन सब का जो मकसद था बेसिकली वो क्या था? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कम्प्लीटली वो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए हर पॉलिसी उनकी हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए थी। हमारा यानी कि इंडिया का, इंडियंस का। लैंड बिकम सेलेबल प्रॉपर्टी। अब जो न्यू फैक्टर्स ब्रिटिश कुड बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मैनी न्यू, कुछ नई चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स ने, नई पॉलिसीज थी जो इंट्रोड्यूस की थी, वो क्या थी? देखिए, लैंड बिकम अ सेलेबल प्रॉपर्टी। जो लैंड था उसको उन्होंने क्या कर दिया? सेलेबल, यानी कि बेचिए,
The system of paying revenue within the specified time compelled many small peasant and landholders to mortgage और डिस्पोज ऑफ दियर प्रॉपर्टी। सिस्टम ऑफ पेइंग रेवेन्यू यानी कि जो उन्हें टैक्स पे करना था, रेवेन्यू यानी कि जो उन्हें टैक्स पे करने का जो तरीका था वो क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा था कि 1 साल या 2 साल जो भी टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स कर रखी थी, अगर उस टाइम पीरियड में पीजेंट से फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनको मजबूर किया जाता था। बहुत सारे कंपेल्ड मैनी स्मॉल पीजेंट एंड लैंड होल्डर, जो भी ज़मींदार लैंड होल्डर कहते हैं जिसके पास ज़मीन होती है यानी कि किसान और पीजेंट, तो उनको क्या करती थी गवर्नमेंट, उनको मजबूर किया जाता था और उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो लैंड होता था वो उनसे ले लिया जाता था। ये एक तरह से जुल्म था, क्योंकि एक तो उन्होंने टाइम लिमिट, एक सबसे पहले बात तो ये कि टैक्स का बोझ बेइंतहा बढ़ा दिया गया था। जो फसल कॉमर्शियल खेती के लिए भारत के किसानों को मजबूर किया जाता था। तीसरी चीज़, और जो कॉमर्शियल क्रॉप होती थी उसकी प्राइस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी और प्राइस बहुत कम रखी गई थी। किसानों पर टैक्स का बोझ भी ज़्यादा था। कॉमर्शियल क्रॉप की वो खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा। फसल की प्राइस भी गवर्नमेंट तय करती थी जो बहुत कम होती थी। अगर फसल बर्बाद हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पर मतलब लोन लेने के लिए फोर्स किया जाता था मनी लेंडर से। लोन के अमाउंट अगर वो अदा नहीं कर पाते थे लोन को टाइम पर, तो ज़मीन उनकी ले ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे जो अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, जिसका मकसद क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सोसाइटी, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन था। तो यही था कि पर्टिकुलर उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स इसीलिए रखा था कि अगर एक, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब थी और वो एक पर्टिकुलर टाइम जो फिक्स किया गया उसके अंदर वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। जब वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो जो लैंड है, उनका जो ज़मीन है, वो गवर्नमेंट उनसे छीन लिया करती थी। Whenever the peasant failed to pay land revenue, the government put up their land for a sale to collect the arrears of the revenue। अब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फार्मर्स टैक्स पे करने में फेल हो जाते थे, टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो गवर्नमेंट उनसे उनका लैंड ले लिया करती थी और वो लैंड फिर किसके कब्जे में चला जाया करता था, गवर्नमेंट के कब्जे में। अब मान लीजिए किसान की जो रोज़ी रोटी का ज़रिया होती है वो होती है उसकी ज़मीन, और जब उससे वो ज़मीन छीन ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम वो कहीं ना कहीं बंद हो गई। और उन्हीं की ज़मीनों को गवर्नमेंट लेने के बाद एक बात और आपको मैं बता दूं कि उनको मजबूर किया जाता था कि अब वो उन ज़मीनों पर, अपनी खुद की ज़मीनों पर वो एक लेबर, एक मज़दूर की हैसियत से काम करेंगे। और मज़दूर की हैसियत से काम करने के बाद उनको जो तनख्वाह, जो वेज जो मिलेगा, पैसा काम करने पर, वो भी बहुत कम होता था। इन सच अ केस ही लॉस्ट हिज लैंड। इस तरह के केसेस में अपनी ज़मीन खो दिया करते थे एंड टर्न इनटू अ लैंडलेस लेबर। और फिर उसके बाद में वो क्या मजबूर थे कि अपने खुद की ज़मीन में वो एक लैंडलेस लेबर की हैसियत से काम करेंगे और उनको जो उस काम करने की जो उनको मजदूरी मिलेगी, जो उन्हें पैसे मिलेंगे, वो बहुत कम होते थे। द पॉलिसीज फॉलोड द ब्रिटिश ओनली लेड टू द एम्पावरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। और ये वो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पीजेंट क्लास थी, जो फार्मर क्लास थी इंडिया की, वो बहुत बुरी तरह से एक तरह से बर्बाद हो रही थी। द बेनिफिट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन वाज रीप्ड बाय द ब्रिटिश व्हाइल द इंडियन पीजेंट सफर। और कमर्शलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को हो रहा था। इंडियन पीजेंट्स कमर्शलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, वो बहुत बुरी हालत में थे। कमर्शलाइजेशन की वजह से भारत के जो भी किसान थे, जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी थी। दिस ऑपरेसिव सिस्टम कंटिन्यूड ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ये सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खात्मे तक कंटिन्यू रहा। यानी कि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ हुकूमत करते रहे, अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे, तब तक उन्होंने इस सिस्टम को कंटिन्यू रखा। जब यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हुई, ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ, तभी ये सिस्टम भी ख़त्म हुआ। इसीलिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पीजेंट मूवमेंट थी, ये आगे जाके राष्ट्रीय आंदोलन में या नेशनल मूवमेंट में मर्ज हो गई थी। बेटा एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज जो आपको अपनी बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करना है। देखिए
फर्स्ट है द प्रायर टू द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस द रेवेन्यू इन द विलेज यूज्ड टू बी कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने से पहले जो रेवेन्यू कलेक्शन काम कौन करते थे? विलेज हेडमैन। रॉयल ट्रस्टीशन वॉज फॉर्म बाय द एन.जी. रंगा। ये आपको इसी तरह से एक्सरसाइज है जो आपको करनी है अपनी बुक पर। द ब्रिटिश पेड इन द सिल्वर फॉर चाइनीज़ टी। क्या पे करते थे ब्रिटिशर्स चाइनीज़ टी के लिए? सिल्वर। फिर मैचिंग आपको इसी तरह नंबर डालने हैं, ठीक है बेटा। फिर एक आपको PDF भेज दी जाएगी, ये ट्रू फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक द मुगल पीरियड जमींदार अंडर द ब्रिटिश बिकम ओनर ऑफ द लैंड। यस, इट इज़ ट्रू। ये है आपकी जैसे कि लास्ट पीजेंट रिवर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी बिकम नॉन वायलेंट इज आल्सो ट्रू। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है बेटा आपके, ये आपको करने हैं अपनी कॉपी पर। जैसे कि हुबाज जस्मा फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू विलेज फॉर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश के ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान आने से पहले रेवेन्यू विलेज में रेवेन्यू कलेक्शन काम कौन करते थे? विलेज हेडमैन। नेम न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जिसको ब्रिटिशर ने शुरू किया, कौन कौन से नाम लिखने हैं। और उसके बाद में ये है क्वेश्चन आंसर 50 to 70 वर्ड्स वाले कि वाई वो मोर प्रॉफिटेबल टू ग्रो कॉमर्शियल ग्रो की खेती क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, किससे ज़्यादा प्रॉफिट होता था। हाउ आर पीजेंट रिड्यूस द बीइंग लैंडलेस लेबर इन द कॉलोनियल पीरियड। किस तरह से जो पीजेंट थे वो लैंडलेस लेबर में बदल गए थे कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है बेटा। और उसके बाद में ये जो आपके 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर है, इसमें मैं क्वेश्चन 1 आपको नहीं करवाया है, परेशान नहीं होना, आपको क्वेश्चन 2 करना है। रोएडवारी महलवारी सेटलमेंट किस तरह से डिफरेंट है परमानेंट सेटलमेंट से, ये मैंने नहीं करवाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।